आज हम इतिहास का एक टॉपिक लेते हैं, चौहान राजवंश। इसका एक हल्का रिवीजन करते हैं। हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा नज़दीक है और एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन है ये। देखो, चौहान राजवंश सबसे पहले पढ़ेंगे हम शाकंभरी और अजमेर के चौहान। तो शाकंभरी और अजमेर के चौहान में देखो, पृथ्वीराज विजय, शब्द कल्पद्रुम कोश, लाडनू लेख, अर्ली चौहान डायनेस्टी से स्पष्ट है कि चौहान जांगल देश, बीकानेर, जयपुर व उत्तरी मारवाड़ के निवासी थे। यानी कि ये जो चौहान राजवंश है, इन ग्रंथों के अनुसार ये कहाँ के निवासी थे? जंगल देश। जंगल देश कहते थे बीकानेर क्षेत्र को, और जयपुर और उत्तरी मारवाड़ यहाँ के निवासी थे। और राज्य का जो प्रमुख भाग सपादलक्ष सांबर था। इस राज्य का जो मुख्य भाग था वो सपादलक्ष था। सांबर का प्राचीन नाम है सपादलक्ष। तो यहाँ केंद्रित है ये। और राजधानी आई छतरपुर यानी नागौर थी। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आई छतरपुर, जिसका अभी नाम क्या है? नागौर सॉरी। तो अब देखो आगे, सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान है वो इनका आदि पुरुष है। यानी जो सबसे शुरुआत सपादलक्ष में चौहान वंश की स्थापना किसने की है? वासुदेव चौहान ने। इसने 551 ईस्वी के लगभग चौहान राज्य की स्थापना की। 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना वासुदेव चौहान ने सपादलक्ष में की। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो वासुदेव चौहान था वो कौन था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब एक इसके बाद में शासक आता है गुवक। गुवक ये स्वतंत्र चौहान शासन की स्थापना करता है और गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार कर लेता है। तो यानी पहले यहाँ पर गुर्जर प्रत्यार शासक लोगों का शासन था, लेकिन ये गुवक है, ये सबसे पहले स्वतंत्र चौहान शासन की स्थापना करता है और गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार कर देता है। गुवक ने चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। गुवक के बारे में एक चीज ये ध्यान रखनी है कि चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया गुवक ने। इसके बाद में एक राजा बनता है सिंहराज। सिंहराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये पूछा जाता है कि चौहान राजवंश में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो वो था सिंहराज। आगे चलते हैं। सिंहराज के बाद में सिंहराज का पुत्र है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय 965 ईस्वी में सपादलक्ष का राजा बनाए, जिसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित कर देने को बाध्य किया और भड़ोच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो सिंहराज का पुत्र कौन था? विग्रहराज द्वितीय। ये 965 ईस्वी में सपादलक्ष का राजा बनता है और चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित करता है और बड़ौच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर है वो उसका निर्माण करवाता है। तो आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण कराता है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बाद में वो शासक जो बनते हैं वो दुर्लभ राज, फिर गोविंद राज तृतीय, फिर वाकपति द्वितीय। इनके बारे में ज्यादा चीजें है नहीं, हमें सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना है। उसके बाद में कौन बना? दुर्लभ राज। और दुर्लभ राज के बाद में गोविंद राज तृतीय। उसके बाद में बनता है वाकपति द्वितीय। वाकपति द्वितीय के बारे में ध्यान रखना कि मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को इसने मारा था। तो मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को किसने मारा था? वाकपति द्वितीय ने। उसके बाद में राजा बनता है वीर्य राम। उसके बाद चामुंड राज, ये शासक बनते हैं। और उसके बाद दुर्लभ राज तृतीय। दुर्लभ राज तृतीय के बारे में ध्यान रखना कि गुजरात के राजा कर्ण से युद्ध किया। दुर्लभ राज ने किससे युद्ध किया? गुजरात के राजा कर्ण से युद्ध किया तथा गजनी के इब्राहिम या पर्तियारों से युद्ध करता हुआ मारा गया। तो यानी गुजरात के राजा कर्ण से युद्ध करता है, या तो ये गजनी के इब्राहिम या पर्तियारों से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। उसके बाद में कौन शासक बनता है? वीर सिंह। वीर सिंह के बाद में विग्रहराज तृतीय, और विग्रहराज के तृतीय के बाद में आता है पृथ्वीराज प्रथम। तो वीर सिंह के बाद में विग्रहराज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम के बारे में ये ध्यान रखना कि 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को जो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे
को मारकर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। ये पृथ्वीराज प्रथम। तो पृथ्वीराज प्रथम क्या करता है, 1105 ईस्वी की बात है, 700 चालुक्य जो कि पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे को मारकर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। अगला शासक है अजयराज। अब देखो अजयराज के बारे में। अजयराज गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसके काल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल इसे कहते हैं। तो गोपीनाथ शर्मा कहता है कि चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कौन सा है, अजयराज का काल। अजयराज के काल को कहते हैं चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल। मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित कर उसके सेनापति सुलन को बंदी बनाया। तो मालवा के एक परमार शासक है जिसका नाम है नरवर्मन, तो उसको पराजित करने वाला कौन सा शासक है, चौहान शासक है, तो ये अजयराज है। और उसका एक सेनापति था, उसका सेनापति का नाम था सुलन, तो सुलन को इसने बंदी बनाया था। 1113 ईस्वी में अजमेर बसाकर उसने अपनी राजधानी बनाई। तो पहले राजधानी, सबसे पहले अजमेर को राजधानी किसने बनाया, अजयराज ने। 1113 में इसने अजमेर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई। गढ़ बीटली तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया, अजयराज ने। आगे श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए। इन्होंने सिक्के चलाए श्री अजय देव नाम से। किसके सिक्के, चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के अजय देव नाम से सिक्के चलाए अजयराज ने। और कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलेखा या सोमलवती के नाम भी अंकित करवाया। तो ये अजयराज है, ये अपनी पत्नी के नाम से भी कुछ सिक्के चलाता है, यानी अपनी पत्नी का नाम भी अंकित करवाता है मुद्राओं पर, जिसका नाम, पत्नी का नाम क्या था, सोमलेखा या सोमलवती। अजयराज के बाद में शासक जो बनता है वो है अर्णोराज। देखो अर्णोराज का शासनकाल है 1133 से 1155 ईस्वी। 1133 से 1155 ईस्वी। महाराजाधिराज, इसकी उपाधि देखो, महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है। तो महाराजाधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है और तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। तो मालवा के नरवर्मन को, जिसको अजयराज ने भी पराजित किया था, इसको अर्णोराज भी पराजित करता है और तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा था। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा किसने, अर्णोराज ने। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण अजमेर में किसने करवाया, अर्णोराज ने। चालुक्य नरेश जय सिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया। तो अर्णोराज का विवाह कांचन देवी से हुआ, जो कि चालुक्य नरेश जय सिंह की पुत्री थी। उसने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। तो पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण कराने वाला अर्णोराज और आना सागर झील का निर्माण करने वाला अर्णोराज। इसके दरबार में दो विद्वान थे, प्रकांड विद्वान, जिनका नाम था देवबोध और धर्मघोष। ये भी देखो, देवबोध और धर्मघोष है, ये इसके दरबारी थे, जो विद्वान दरबारी थे। तो इनका नाम हमें ध्यान में रखना है, देवबोध और धर्मघोष। किसके दरबार में, अर्णोराज के दरबार में। उसने सम्मानित किया था, यानी इन दरबारियों को इसने सम्मानित किया। उसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी। तो अर्णोराज की हत्या जो है अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने की थी। जगदेव का शासनकाल रहता है 1155 से 1158 तक। ठीक है। इसके बाद में जो जगदेव के बाद में जो शासन संभालता है वो संभालता है बिसलदेव चौहान, जिसका एक नाम और है विग्रहराज चतुर्थ। बिसलदेव चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, ये 1158 से 1163 ईस्वी के दौरान शासन करता है। इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको हमें पढ़ना है और ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहले शिवालिक अभिलेख के अनुसार इसने अपने राज्य की सीमाओं को अत्यधिक विस्तार किया। यानी ये अर्णोराज है, इसने अजमेर के चौहान साम्राज्य में सबसे ज्यादा इसने विस्तार किया। और उसने गजनी के शासक
अमीर खुसरू शाह व दिल्ली के तोमर शासक तंवर को परास्त किया और दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया। तो दिल्ली को अपने राज्य में मिलाने वाला पहला जो चौहान शासक है वो बिसलदेव चौहान है। वे दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया। उसके दरबार में सोमदेव राज कवि था। तो इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था सोमदेव कवि था। उसने एक नाटक लिखा जिसका नाम था ललित विग्रह राज। इसको ये खास है, ललित विग्रह राज की रचना किसने की? सोमदेव ने। ये किसका दरबारी था? बिसलदेव चौहान का, जिसका दूसरा नाम है विग्रहराज चतुर्थ। जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी। ये विग्रहराज है, खुद भी कवि था, तो इसको एक उपाधि दी गई कवि बांधव की। ये कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट ने। तो जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी। जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज के बारे में और कुछ बातें देखो। विग्रहराज ने एक नाटक लिखा। विग्रहराज खुद ने भी एक नाटक लिखा जिसका नाम है हरिकेली नामक नाटक लिखा विग्रहराज ने। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इसके काल में चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चौहानों का स्वर्ण युग है वो विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। इसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और हरिकेली नाटक लिखा। ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कुछ बातें थी। अगला शासक है पृथ्वीराज द्वितीय और फिर आता है सोमेश्वर। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गांगे और उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी पर बैठा जिसने 1169 तक शासन किया। तो विग्रहराज चतुर्थ के बाद में एक शासक बनता अपर गांगे और उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी पर बैठा जिसने 1169 तक शासन किया। पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने के पर सोमेश्वर शासक बना। ये पृथ्वीराज द्वितीय जिसका कोई पुत्र नहीं था, तो फिर शासक बनता है सोमेश्वर। सोमेश्वर की पत्नी कर्पूरी देवी थी और जिससे उसका एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। अब बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी। देखो, जन्म विक्रम संवत 1223 या फिर ईस्वी में देखा जाए तो 1167 ईस्वी में अनिल पाटन गुजरात में इसका जन्म हुआ। 1177 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में अजमेर का सिंहासन प्राप्त किया। 11 वर्ष की उम्र में इसने शासन संभाल लिया 1177 ईस्वी में। इसके मुख्यमंत्री का नाम था कदम्बवास। तो कदम्बास सेनाध्यक्ष कौन था? भुवन कमल। तो मुख्यमंत्री कदम्बास और सेनाध्यक्ष भुवन कमल। 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल इसका नाम था परमर्दी देव को हराकर अपना अधिकार किया। तो इसने महोबा पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमर्दी देव को हरा करके वहां पर अपना अधिकार करता है 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। अब दो इनमें नाम आते हैं आला और उद्दल। ये दो सेनापति थे। ये परमर्दी देव के दो वीर सेनानायक जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो परमर्दी देव के दो जो आला और उद्दल नाम के सेनानायक थे वो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1184 ईस्वी में चालू किए हुए पृथ्वीराज चौहानों के बीच घमासान किंतु अनिर्णायक युद्ध हुआ। 1182 में युद्ध हो गया। उसके बाद में 1184 में फिर युद्ध होता है चालुक्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, लेकिन ये युद्ध भी अनिर्णायक रहा। और अंत में 1187 ईस्वी के आसपास चालुक्यों के महामंत्री जगदेव प्रत्याहार के प्रयासों से दोनों में अस्थायी संधि हो गई। फिर ये 1187 में संधि होती है जगदेव प्रत्याहार के प्रयासों से, लेकिन वो भी संधि अस्थायी होती है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गेडवाल इनके क्या संबंध था बीच में देखो। अब इसी बीच एक युद्ध होता है तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1191 जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। पहला युद्ध होता था तराइन का प्रथम युद्ध 1191, इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। लेकिन द्वितीय युद्ध में 1192 पृथ्वीराज
यहाँ पर मारा जाता है और शहाबुद्दीन गोरी ने गोविंदराज को गद्दी पर बैठाया। तो ये जो गोरी है फिर यहाँ पर है वो जीतने पर गोरी गोविंदराज को गद्दी पर बैठाता है। अब यहाँ पर 2-3 ग्रंथ जिनको ध्यान याद रखना हमें, एक पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय के कौन है? जयानक। उसके अलावा वागीश्वर, जनार्दन, आसारधर, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ आदि अनेक विद्वान कवि साहित्यकार उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये तो थे अजमेर के चौहान। अब देखते हैं नाडोल के चौहान। देखो नाडोल के चौहान, शाकंभरी के बाद दूसरा चौहान राज्य कौन सा था? नाडोल। और नाडोल का संस्थापक था लक्ष्मण चौहान। 960 ईस्वी में यहाँ पर ये अपना शासन शुरू करता है लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण ने नाडोल में दुर्ग बनाया, उत्तराधिकारी। उसके बाद में इसके जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? नाडोल में लक्ष्मण के बाद में शोभित, फिर बलराज, फिर महेंद्र, फिर अहिल, फिर बाला प्रसाद, पृथ्वीपाल। इनके सिर्फ नाम ध्यान में रखने, शोभित, बलराज, महेंद्र, अहिल, बाला प्रसाद, पृथ्वीपाल। उसके बाद में कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी में मेवाड़ शासक सामंत सिंह को परास्त कर मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। तो मेवाड़ को अपने अधीन करने वाला जो शासक है चौहानों में वो कौन है? कीर्तिपाल चौहान। कब? 1177 ईस्वी में। वहां का शासक था सामंत सिंह को परास्त करके मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। 1205 ईस्वी में नाडोल शाखा के चौहान जालोर के चौहानों में विलीन हो गए। फिर 1205 ईस्वी में जालोर और नाडोल जो वाले चौहान थे वो आपस में विलीन हो गए। ये हुए नाडोल चौहान। अब बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान से अजमेर लेकर इसे रणथंभौर राज्य प्रदान किया। तो रणथंभौर राज्य प्रदान करता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसको? पृथ्वीराज को। इस प्रकार गोविंदराज ही रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक बनता है। तो चौहान वंश का संस्थापक रणथंभौर में कौन है? गोविंदराज। आगे देख, गोविंदराज के बाद में आगे जो शासक है वो है वलनदेव, प्रहलादन, वीर नारायण, इल्तुतमिश। वीर नारायण ने जो था वो इल्तुतमिश ने दिल्ली में हत्या करवा दी इसकी, वीर नारायण की। उसके बाद में वाघ भट्ट और उसके बाद में जयसिन्हा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है यहाँ का वो है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, इसकी बात करते देखो। जयसिंह का तीसरा पुत्र हमीरदेव चौहान था। हमीर महाकाव्य जो लिखा है वो किसने लिखा है? नयन चंद्र सूरी ने। सुरजन चरित्र, हमीर राशो, ये किसने लिखे हैं? जोधराज ने। हमीर हट, चंद्रशेखर ने। हमीर ने कोटिजन यानी अश्वमेघ जैसा ही यज्ञ का आयोजन किया था। तो कोटिजन युग किसने करवाया? हमीर ने आयोजन किया, जिसका राजपुरोहित था विश्वरूप। इसका भी नाम हमें याद रखना है, विश्वरूप यहाँ का राजपुरोहित था जब ये कोटिजन यज्ञ करवाता है हमीरदेव चौहान। अब हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में काफी संघर्ष चलता है। तो हमीर और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाई दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें गुरुदास सैनी मारा गया। सबसे पहला जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में झाई दुर्ग पर आक्रमण करता है और यहाँ पर एक व्यक्ति मारा जाता है जिसका नाम था गुरुदास सैनी। झाई दुर्ग विजय से जलालुद्दीन खिलजी का साहस बढ़ गया और रणथंभौर का घेरा डाल दिया। यानी ये रणथंभौर जीतना चाहता था, रणथंभौर का घेरा डालता है। अमीर खुसरो बरनी की तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। लेकिन वो जलालुद्दीन ने सारे प्रयास कर लिए लेकिन वो रणथंभौर दुर्ग नहीं जीत पाया। अंत में सुल्तान ने कहा, ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। जब वो जीत नहीं पाया तो उसने कहा कि मुझे ऐसे 10 दुर्ग भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। तो ये कथन किस दुर्ग के बारे में और किसका है ये ध्यान रखना है। ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, रणथंभौर दुर्ग जब जीत नहीं पाया था उस समय की बात है। अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद में
आता है अलाउद्दीन खिलजी। इस इनके हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में कैसा संबंध है देखो। हमीर ने राज कर देना बंद कर दिया और मंगोल विद्रोहियों मुहम्मद शाह और कैबरू को शरण भी दे दी। इसने दो काम कर दिए, एक तो इसने कह दिया कि मैं राज कर नहीं दूंगा, और मंगोल विद्रोही थे मुहम्मद शाह और कैबरू, इसको शरण दे रखी थी। अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में उलूग खां, अलप खां और वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजी, जिसने बनास के किनारे पड़ाव डाला। जब ये हमीर जो राज कर देना बंद कर देता है तो अलाउद्दीन यहाँ पर एक सेना भेजता है, उसका नेतृत्व करता थे उलूग खां, अलप खां और वजीर नुसरत खां। बड़ी सेना यहाँ भेजता है रणथंभौर के लिए भेजी, जिसने वहाँ बनास के किनारे पड़ाव डाला। हमीर ने भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना का मुकाबला करने के लिए भेजा। यहाँ पर अमीर ने भी अपनी सेना भेजी और जिसका नेतृत्व कर रहे थे भीम सिंह और धर्म सिंह। यहाँ पर जो भीम सिंह है वो मारा जाता है। इस अमीर की सेना का जो नेतृत्व करता था भीम सिंह, वो मारा जाता है। आगे देखो, अलाउद्दीन ने एक बार पुणे उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी, यानी उस युद्ध में वो नहीं जीत पाए, लेकिन एक बार फिर दोबारा ये उलूग खां और नुसरत खां उन्हीं को वापस भेजता है, लेकिन इस युद्ध में नुसरत खां मारा जाता है। नुसरत खां इस बार मारा जाता है। अलाउद्दीन ने 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा। अलाउद्दीन ने 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाला रखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंत में उसने हमीर के सेनापति रत्तीपला व सेनानायक रणमल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। जब वो सारे प्रयास करने पर भी युद्ध नहीं जीत पाया तो उसने एक तरकीब अपनाई और उसने हमीर के एक सेनापति थे रत्तीपला और सेनानायक रणमल और एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। जब ये अपनी ओर मिला लेता है तो ये युद्ध उसमें किले में प्रवेश कर जाता है। तो राजस्थान का इस स्थिति में जो इस बार होता है, राजस्थान का प्रथम जोर हमीर की पत्नी है रंगा देवी ने दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जल जोर किया। 11 जुलाई 1301 के दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और अमीर खुसरो ने लिखा इसके बारे में कि कुप्र का घर इस्लाम का घर हो गया। तो ये पहला साका होता है इस टाइम। और यहाँ जो ये हमीर की पत्नी रंगा देवी है वो पद्मला तालाब में कूद करके जल जोर करती है 1301 में। और अमीर खुसरो इसके बारे में कहता है कि कुप्र का घर इस्लाम का घर हो गया, कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आगे बात करते हैं जालोर के चौहानों की। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। कीर्तिपाल जालोर शाखा के चौहान वंश का संस्थापक था। जालोर जो शाखा है उसका संस्थापक है कीर्तिपाल। नैण सिंह ने कीर्तिपाल को कित्तू एक महान राजपूत के कर संबोधित किया। तो कित्तू एक महान राजपूत, ऐसा कौन कहता है? नैण सिंह, मुणोत नैण सिंह। ये किसके बारे में कहा गया है? कीर्तिपाल के बारे में। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी समर सिंह ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय की पुत्री लीला देवी से विवाह किया। तो कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी था समर सिंह, वो गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय की पुत्री लीला देवी से विवाह करता है। आगे समर सिंह के बाद में उदय सिंह नाम का एक राजा बनता है। समर सिंह के बाद उदय सिंह उत्तरी भारत का एक महान और शक्ति संपन्न राजा बना। उसने 1228 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल किया। यानी ये जो उदय सिंह है वो क्या करता है, 1228 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश का आक्रमण होता है और लेकिन उसके जो आक्रमण को असफल कर देता है। कानड़ दे प्रबंध के अनुसार 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन उदय सिंह पर आक्रमण किया और वे परास्त होकर लौटा। यहाँ पर वो उदय सिंह पर नसीरुद्दीन महमूद आक्रमण करता है लेकिन वो यहाँ हार जाता है। आगे देखो, इसके बाद में अगला शासक है वो है चाचिक देव।
चाचिक देव। 1205 1257 उदय सिंह के पुत्र चाचिक देव ने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और वे नसीरुद्दीन महमूद और बलबन का समकालीन था। तो ये चाचिक देव उदय सिंह का पुत्र था, ये भी राज्य का काफी विस्तार करता है। इसके जो समकालीन राजा थे वो थे नसीरुद्दीन महमूद व बलबन। बरनी के अनुसार चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह, जो जिसका शासनकाल है 1282 से 1305 ईस्वी, जालौर का शासक बनता है। तो चाचिक देव के बाद में कौन बनता है? सामंत सिंह। अब आते हैं जो जालौर का सबसे महत्वपूर्ण शासक की तरफ, वो है कानड़दे चौहान। कानड़दे चौहान, कानड़दे चौहान का शासनकाल है 1305 से 1311 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण जालौर अभियान 1308। सबसे पहले यहाँ पर 1308 में जालौर अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, उसको पढ़ते देखो। सिवाना दुर्ग का रक्षक था इस टाइम शीतल देव या सातल देव। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी में एक सेना किले को फतेह करने के लिए नियुक्त की। मलिक कमलुद्दीन गुर्ग ने सैनिकों का जमाव किया। शत्रु सेना के सेनानायक नार खा तथा भोज मारे गए। यहाँ पर इस 2 जुलाई 1308 वाले युद्ध में उस शत्रु सेना यानी अलाउद्दीन सेना के जो सेनानायक थे नार खा और भोज, ये मारे जाते हैं। राजद्रोही भावले की सहायता से, यहाँ पर एक राजद्रोही व्यक्ति था यानी भावले नाम का कोई व्यक्ति था जो चौहान सेना का, वो उस तरह मिल जाता है और वो उसकी सहायता से किले के जल कुंड को गोरक्त से अपवित्र कर दिया गया। यानी वहां पर जो पीने का पानी था उसमें गोरक्त मिला दिया गया, जिससे वो पानी हो गया अपवित्र। सातल देव मारा गया। यहाँ पर वो सातल देव जा किले का रक्षक, वो मारा जाता है। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमलुद्दीन गुर्ग को सौंपकर खैराबाद नाम रखा। तो यहाँ पर इस समय कानड़दे चौहान के टाइम ये सातल देव मारा जाता है और सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और दुर्ग का अधिकार किसको सौंपता है? कमलुद्दीन गुर्ग को, और उसका नाम क्या रख देता है किले का? खैराबाद। आगे देखो, जालो अलाउद्दीन दूसरी बार आक्रमण करता है। अलाउद्दीन का द्वितीय आक्रमण 1311 ईस्वी। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में तुर्क सेना ने दैया राजपूत बिक्का को अपनी ओर मिला लिया। पिछली बार तो था वो भावले, इस बार दैया राजपूत बिक्का को अपनी ओर मिलाकर जालौर दुर्ग का पतन कर दिया। इस बार वो जालौर दुर्ग जीत लेता है। दुर्ग बचाने के लिए कंधाई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, लूणकर्ण अर्जुन आदि सामंतों ने प्राणों की आहुति दे डाली। तो यहाँ पर जो शहीद होने वाले थे वो कौन कौन से थे? एक तो था कंधाई, एक जेत उलीचा, एक जेत देवड़ा, एक लूणकर्ण अर्जुन। ये सामंत जो थे ये वीर गति को प्राप्त हुए। अब कानड़दे के बारे में, कानड़दे विरोचित गति को प्राप्त हुआ, यानी कानड़दे यहाँ पर मारा जाता है। बीरमदेव ने अपने पेट में कटार भोंप ली और मृत्यु की गोद में जा बैठा। यहाँ बीरमदेव अपनी जो है आत्महत्या कर लेता है। राजपूत महिलाओं ने सती व्रत की रक्षा के लिए जोर किया। कानड़दे का भाई मालदेव सुल्तान से सद्भावना अर्जित कर चित्तौड़ का कार्य भार ग्रहण करता है। कानड़दे का भाई है मालदेव, वो किसी तरह उस तरफ चला जाता है और फिर वो चित्तौड़ का कार्यभार अपने हाथ में ले लेता है। कानड़दे का भाई, जिसका नाम था मालदेव। आगे आते हैं शासकों में हाड़ौती के चौहानों में। देखो, हाड़ौती के चौहान सबसे पहले पढ़ते हैं अपन बूंदी के चौहान हाड़ा। 1241 ईस्वी में देवी सिंह ने मीणों से छीनकर बूंदी घाटी में बूंदी राज्य की स्थापना की। उसने गागेश्वरी देवी का मंदिर और अमरथूण बावड़ी का निर्माण करवाया। तो बूंदी में सबसे पहले जो चौहानों में शासक है वो है, उसका नाम है देवी सिंह। देवी सिंह यहाँ पर मीणाओं से बूंदी को छीन करके बूंदी राज्य की स्थापना करता है 1241 में। और इसके अलावा वो गागेश्वरी देवी का मंदिर और अमरथूण बावड़ी, ये 2 चीजों का निर्माण करवाता है देवी सिंह। उसके बाद में अगला है समर सिंह। समर सिंह 1274 ईस्वी में कोटा राजधानी के रूप में बनता है। ये जो पहले बूंदी था
हाड़ौती का। लेकिन 1274 में जो है वो कोटा राजधानी के रूप में बनता है, परंतु वे बूंदी राज्य के अंतर्गत आता था। समर सिंह के बाद नापूजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन ने के साथ 1304 के युद्ध में वे मारा गया। तब हल्लू हाड़ौती का शासक बना, यानी नापूजी यहाँ पर अलाउद्दीन के साथ युद्ध में 1304 में मारा जाता है। उसके बाद में हल्लू नाम के राजा बनते हैं हाड़ौती का शासक। हल्लू का उत्तराधिकारी था वीर सिंह। वीर सिंह के शासनकाल में महमूद खिलजी ने मांडू से 3 बार आक्रमण किया। कब कब किया? 1449, 1453 और 1459। 49, 53 और 59 में बूंदी पर आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण में वीर सिंह मारा गया। यह वीर सिंह है वो 1459 वाला आक्रमण, अंतिम आक्रमण में मारा जाता है और उसके 2 लड़कों समर सिंह और अमर सिंह को बंदी बना करके वो मांडू ले जाता है। अगला शासक है राव सुरजन। राव सुरजन 1559 में राव सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये राव सुरजन है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है हाड़ौती शासकों में। कब? 1559 में। गोंडों के दमन के लिए सम्राट ने उसे राव राजा की उपाधि दी। राव राजा की उपाधि सुरजन को दी गई थी। किसने दी? अकबर ने दी। किस लिए दी? गोंडों के दमन के लिए। गोंडों का दमन